ओके गाइस, आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा था, लिबरलाइजेशन चालू करा था। आज अपन क्या करेंगे, लिबरलाइजेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। लिबरलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएगा लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरल करना पॉलिसीज को, जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की उसको थोड़ा लिबरल करना, इजी करना, लाइसेंसिंग के रिक्वायरमेंट को थोड़ा कम करना, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को थोड़ा सा रिड्यूस करना, दैट वाज कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली किया क्या क्या, आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने किया क्या। मान लिया हमने कि लिबरलाइजेशन सरकार लेके आई थी, बट गवर्नमेंट ने एक्चुअली किया क्या, इसके लिए हम वो जानना चाहते हैं। सो गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली किया क्या है वो जानने के लिए देखना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या है? सबसे पहला आया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्या है हमारा? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या बोलता है? लिबरलाइजेशन वर्चुअली इंप्लाइड डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाइलाइटेड हाउ इट हैपेंड। ये बोलता है कि क्या करना, डीरेगुलेशन करना। डीरेगुलेशन का मतलब होता है, रेगुलेशन का मतलब होता है कि रेगुलेशंस में लेके जाना। कल से मैं आपको रेगुलेट करूंगा, आपके ऊपर और स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाऊंगा, इट्स कॉल्ड एज रेगुलाइजेशन। या क्या करना, आपको रेगुलेट करना। और डीरेगुलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोविजन थे, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसे कंपैरेटिवली क्या करना, थोड़े से रिड्यूस करना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं कि डीरेगुलेशन करना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या बोलता है, लिबरलाइजेशन वर्चुअली इंप्लाइड क्या शो करता है वो कि डीरेगुलेशन हो गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसके ऊपर हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी वो जरा देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट होता है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले आपको हर काम के लिए क्या करना पड़ता था समृद्धि, हर काम के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस। निहाली लिखा सामने बैठ के, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो सबसे पहले हर काम के लिए आपको क्या करना पड़ता था? लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता था। क्या ऑब्टेन करना पड़ता था बेटा? लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता था। यू वांट टू वर्क, ऑब्टेन अ लाइसेंस। एक्सक्यूज मी, टेक्सटाइल्स का काम कर रहे हैं, लाइसेंस ऑब्टेन कर लो। ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, लाइसेंस ऑब्टेन कर लो। केमिकल बनाना है, लाइसेंस ऑब्टेन कर लो। ठीक है, ये करना है वो करना है, हर काम के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता था? एक लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता था। क्या ऑब्टेन करना पड़ता था? हर चीज के लिए लाइसेंस। तो इन जुलाई 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस। सबको पता है कि 1991 के अंदर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हो गई थी। इट एबॉलिश्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को उसने खत्म कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था, एक्सेप्ट फॉर द 5 इंडस्ट्रीज जिसमें लिकर आती है। बोले नहीं, तेरे को तो लाइसेंस मांगना पड़ेगा। ठीक है, सिगरेट, बोले तेरे को भी लाइसेंस मांगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि इनके ऊपर सरकार लगाती है अच्छा खासा टैक्स। सरकार चाहती है कि इनका कितना प्रोडक्शन हो रहा है सरकार को पता हो, सो दैट गवर्नमेंट कैन चार्ज हाई रेट ऑफ टैक्सेस ऑन दीज आइटम्स। प्लस ये सोशली डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए, पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए एक्चुअली में देखा जाए तो सही नहीं है ये चीजें। तो सरकार चाहती है कि कितना बन रहा है उनके कंट्रोल में रहे। डिफेंस इक्विपमेंट्स, डेफिनेटली कोई भी ऐसे नहीं बना सकता डिफेंस इक्विपमेंट्स, इलीगल हो जाएगा आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाना। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, हाँ भाई उड़ाना थोड़ी है, तो पता होना चाहिए सरकार को कि कौन ऐसी चीजें करना चाहता है। डेंजर केमिकल्स, ये सब बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ये सब बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। हाँ तो बेटा कितने आइटम्स हो गए? 5। लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल। ठीक है, डेंजरस केमिकल्स या हैजार्डियस केमिकल्स, ये सब बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, सरकार की अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए आपको। समझ गए क्या? आगे लिखा है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। दूसरा, सरकार ने क्या किया? पब्लिक सेक्टर को क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और कम कर दिया। सरकार बोलती है कि मुझे ज्यादा काम नहीं करना, मैं प्राइवेट सेक्टर्स को काम करने के लिए फ्री करता हूं, मैं सिर्फ लिमिटेड एक्टिविटीज पे क्या करना चाहता हूं? काम करना चाहता हूं। किस पे काम करना चाहता हूं? लिमिटेड एक्टिविटीज पे काम करना चाहता हूं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, उसको रिड्यूस करके बोल दिया कि मैं तो सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज पे काम करना चाहता हूं, एटॉमिक और रेलवेज। एटॉमिक और रेलवेज, बोले एटॉमिक और रेलवेज पे सिर्फ और सिर्फ सरकार काम करेगी। ठीक है, और कोई इस पे काम नहीं कर सकता है। एटॉमिक और रेलवेज आर द 2 इंडस्ट्रीज जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी, नोबडी एल्स कैन वर्क ऑन
ठीक है, these two sectors, अदरवाइज आप किसी भी सेक्टर में काम करो, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो क्या बोलता है ये, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे पहले क्या करा इन्होंने, एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है, लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया। दूसरा क्या किया, सरकार के पास जो इतनी सारी 17-20 इंडस्ट्रीज थी उसको कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ 2 सरकार के पास इंडस्ट्रीज रह गई, बाकी सब ओपन कर दिया किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। अरे किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। आगे देखेंगे अपन डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, प्रोडक्शन एरियाज को क्या करना, डी रिजर्वेशन करना। पहले क्या करते थे, रिजर्वेशन, अभी क्या कर दिया, डी रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन यहां से रिमूव कर दिया। तो क्या बोलता है, मेनी प्रोडक्शन एरियाज व्हिच अर्लियर वर रिजर्व फॉर एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर रखे थे, बट डी रिजर्व्ड, फोर्सेस ऑफ द मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो डायरेक्टिव पॉलिसी से, गवर्नमेंट की डायरेक्टिव पॉलिसी से, जहां पे गवर्नमेंट, ठीक है, क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि इसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ही प्रोडक्ट्स बना सकती है, उसको बंद करके किसको बोल दिया कि सब लोग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से काम क्या करो, बंद करो। समझ गए क्या, ठीक है। तो एसएसआई नहीं बनाएगी, सिर्फ सब लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इन तरीके के, इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बताइए, समझ आया कि नहीं आया, एनीबॉडी विद एनी डाउट, नो। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, एक्सपेंशन करना प्रोडक्शन कैपेसिटी का, प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपन एक्सपैंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या बोलता है, अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग। मैंने आपको कल धीरूभाई अंबानी का लाइसेंस वो एग्जांपल दिया था कि उनके पास लाइसेंस कैपेसिटी कम थी, ही वाज मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट ऑफ, ठीक है, लॉट ऑफ आइटम, लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है, एज मेंशन इन हिज लाइसेंस, उससे भी कई गुना ज्यादा वो यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। तो अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग, पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी किससे लिंक थी, लाइसेंस से लिंक थी। नाउ फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग इंप्लाइड फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कांस्टेंट। तो लाइसेंस नहीं तो लगे हुए कांस्टेंट्स भी नहीं। भाई लाइसेंस पे मैंने लिखा था तुम 1 लाख यूनिट बना सकते हो, लाइसेंस ही फाड़ के फेंक दिया ले कचरा, लाइसेंस का मतलब नहीं, तो कैपेसिटी रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं। कैपेसिटी रेगुलेशन भी तो हटा दिया ना, सोच के देखो जरा कि भाई जब लाइसेंस हटा दिया, जब लाइसेंस का कोई मतलब नहीं रहा तो कैपेसिटी का कोई मतलब रहेगा क्या, सोच के देखो, नहीं है। समझ रहे हो क्या, अगर सरकार बोलती है कि गाड़ी चलाने के ऊपर कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है तो एज की लिमिट रहेगी क्या, सोच के देखो। 12 साल का बच्चा हो गाड़ी चला रहा है, चला सकता है क्योंकि लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस मिलता है कब, 18 साल के ऊपर। अभी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, खत्म हो गई। बोलो समझेगी नहीं, बताइए। आगे लिखा है इसमें what to produce, how much to produce was now a matter of producers to choice depending on market conditions। क्या बनाना है, कितना बनाना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर कैन आस्क, कैन मेक, ठीक है, as much as they want, ठीक है, and they can produce, ठीक है, whatever good they like, ठीक है, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन के ऊपर हो गया, तो एवरीथिंग वाज मार्केट ड्रिवन देन रेगुलेटेड। तो रेगुलेशन से हम लोग हटके मार्केट ड्रिवन पे चले गए, मार्केट के ऊपर चले गए। हर चीज कौन डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बेटा, मार्केट डिसाइड करेगा। समझे कि नहीं। तो यहाँ पे कितनी चीजों के बारे में बात करी मैंने आपसे, ठीक है, 4 चीजों के बारे में बात करी। कितनी चीजों के बारे में बात करी, 4 चीजों के बारे में बात करी। 4 चीजें क्या क्या, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश करना, किसको अबॉलिश करना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश करना, पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना, डी रिजर्वेशन करना, प्रोडक्शन एरियाज को एक्सपेंशन करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को। तो 4 चीजें आ गई, लाइसेंस को अबॉलिश करना, पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना, प्रोडक्शन को डी रिजर्व करना और प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करना। समझ गए क्या, कितनी बातें हुई, 4 बातें हुई। क्या 4 बातें हुई, सबसे पहले तो लाइसेंस को, ठीक है, अबॉलिश करना, पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना, प्रोडक्शन एरियाज को डी रिजर्व करना और प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करना। क्या करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करना। समझ गए क्या, बोलो भाई। ओके, तो अब सुनो, यहां पे इसको याद करने के लिए एक छोटा सा एक्रोनिम बना रहे अपन। एक्रोनिम क्या है आपका, एक्रोनिम है ACDE ऑफ IP3। ACDE ऑफ IP3। अब ACDE ऑफ IP3 का मतलब समझ लो। A B C D E होता है, B नहीं है, बस क्या नहीं है, B नहीं है। तो ACDE
ए का मतलब अबॉलिशन, सी का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डी का मतलब डी रिजर्वेशन और ई का मतलब एक्सपेंशन। क्या क्या कर रही है सरकार? ए सी डी ई कर रही है। क्या कर रही है? ए सी डी ई कर रही है। ए का मतलब एबॉलिश कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या है? सी का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डी का मतलब डी रिजर्वेशन और ई का मतलब एक्सपेंशन। किसका? IP3 का। तो IP का मतलब, आई का मतलब तो क्या है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का एबॉलिशन, पहले से रिलेट कर लो। और P3 मतलब 3 P's हैं यहाँ पे, 3 P है मतलब पहला तो होता है अपना पब्लिक सेक्टर, प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी। पब्लिक सेक्टर, प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो अब सबसे पहले तो क्या हुआ? सबसे पहले तो देखो AI का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब तो है एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। दूसरा क्या आता है अपना? दूसरा आता है, ठीक है, सी, ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तीसरा क्या आता है अपना? डी मतलब डी रिजर्वेशन ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन एरियाज, ठीक है। और लास्ट आता है ई मतलब एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये क्या हो गया इसका? ACDE हो गया किसका? IP का। IP का क्या हो गया? ACDE हो गया। तो IP का ACDE क्या है आपका? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म से। क्या है आपके लिए? ये इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म से। तो सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई थी, लिबरलाइजेशन, और ये क्या था? इकोनॉमिक सेक्टर रिफॉर्म से, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म से। तो सबसे पहले अपन ने क्या करें? स्टडी कर लिया। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ लिए। अब हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हमने क्या क्या चेंजेस लेके आए थे, क्या क्या चेंजेस लेके आए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हम क्या क्या चेंजेस लेके आए, तो देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, क्या क्या चालू करा। आज की डेट में हम लोग देखते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, ये सब चेंजेस लिबरलाइजेशन के बाद ही आए थे। किसके बाद आए थे? थोड़ा सा लिबरलाइजेशन के बाद ही आए थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी एक्ट 1992, ये सब कब आया? ये सब इसी के बाद आया था। सेबी इसी के बाद आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसी के बाद आया, ठीक है। ऑनलाइन जो डीमैटेरियलाइज या डीमैट फॉर्म में जो शेयर्स की डीलिंग होती है वो इन्हीं के बाद आया। 1993 1994 के बाद चालू हुआ था। उससे पहले तक शेयर्स कौन से फॉर्म में हुआ करते थे? उससे पहले तक शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे। दलाल स्ट्रीट पे जाके क्या होता था? वहां पे उसकी ऑक्शन चलती थी। तो ये सब किसके बाद हुआ? इन सब के आने के बाद ही हो पाया। तो क्या बोलता है? ये बोलता है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक आ गए, NBFCs खुल गए। NBFC मतलब एग्जांपल देता हूं, मुथूट फाइनेंस, मणिपुरम गोल्ड लोन, ठीक है, ये सब क्या है? NBFCs हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ गया। फॉरेन एक्सचेंज में आप डील कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं प्रॉपर मार्केट के अंदर, ठीक है। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय RBI। सबको पता है फाइनेंशियल सेक्टर कौन रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है? RBI, Reserve Bank of India. Liberalization implied a substantial shift in the role of RBI from a regulator to a facilitator. जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ, RBI को बोल दिया, सुन RBI, अब से तू कंट्रोल पे कम ध्यान दे और रेगुलेशन पे ज्यादा ध्यान दे, फैसिलिटेशन पे ज्यादा ध्यान दे। तो कंट्रोल और रेगुलेशन पे कम ध्यान दो, फैसिलिटेशन मतलब हेल्प करने पे ज्यादा ध्यान दो। तो पहले तो तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ये लोन नहीं दोगे, वो लोन नहीं दोगे। अब क्या करो तुम? लोन दो ध्यान में रखते हुए, ठीक है, फाइनेंसेस लो ध्यान में रखते हुए, ये काम करो, वो काम करो, सारे काम करने थोड़ा सा ध्यान में रखते हो। तो आपको उनको फैसिलिटेट करना है, हेल्प करना है, बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में आपको हेल्प करना है। ऐसा हमने RBI को बोल दिया। As a regulator, RBI prior to liberalization would fix interest rate, structure of the commercial bank, but as a facilitator after liberalization, the RBI would only facilitate the free play of the market forces and leave it to the commercial bank to decide their interest rate structure. Now competition rather than control rules the decision making process. तो अब competition decide करता है, ना कि सरकार डिसाइड करती है। Who decides these things nowadays? कंपटीशन में डिसाइड करा जाता है। मैं बैंक से लोन लेने गया, एक बैंक बोलता है 7.5% पे होम लोन दूंगा, दूसरे बैंक के पास गया, दूसरा बैंक बोलता है 7.2, तीसरा बैंक 6.9, चौथा बैंक 7.5, 7.7, 6.7, मैंने कहा 6.7 वाले से ले लेते हैं। कंपटीशन, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन का आपको बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आता है? बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सचेंज मार्केट। 3 तरीके के मार्केट हो गए हमारे पास, या कहे तो 4 तरीके के मार्केट हो गए। एक तो बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, दूसरा हो गया स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल एक्सचेंज मार्केट।
उसके बाद क्या आता है इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर में रेगुलेशन और कंट्रोल कौन करता था? आरबीआई। अब आरबीआई का काम क्या है? फैसिलिटेशन करना। मतलब आरबीआई पहले क्या करता था? रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स करता था, और अभी आरबीआई का काम क्या है? अभी आरबीआई एज ए फैसिलिटेटर का काम करता है, हेल्प करता है, बोलता है मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें जो काम करना है वैसे काम करो, इंटरेस्ट रेट मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं, इंटरेस्ट रेट तुम अपने हिसाब से अपने कंपटीशन को देखते हुए, बिजनेस को देखते हुए फिक्स कर लो। तीसरा हम क्या लेके आए? फाइनेंशियल फिस्कल रिफॉर्म। तो पहला तो हम लोग क्या लेके आए थे? पहला तो हम लेके आए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। दूसरा हम लोगों ने फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लेके आए, इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म आ गया, फाइनेंस के अंदर रिफॉर्म आ गया। तीसरा हम लोग फिस्कल एरियाज के अंदर, फिस्कल एरियाज का मतलब होता है टैक्सेस के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए थे। तो टैक्सेस के अंदर हम क्या लेके आए? देखना जरा, द फिस्कल रिफॉर्म रिलेट टू रेवेन्यू and expenditure of the government tax reforms are the principal component of fiscal reforms। तो fiscal reforms के अंदर क्या होता है? टैक्स का आना, टैक्स का जाना, मतलब टैक्स और सब्सिडी का जो रोल होता है ना, उसको कहते हैं फिस्कल रिफॉर्म। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन फिस्कल रिफॉर्म। सो फिस्कल रिफॉर्म मतलब टैक्स और सब्सिडी। ये बोलते हैं the principal component of financial sector fiscal reforms broadly taxes are classified into direct and indirect taxes। दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जो कमाता है उसी को खुद को देना पड़ता है, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जहां पे आप अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि मुझे क्या मिली? मुझे सैलरी मिली। मुझे क्या मिली? मुझे सैलरी मिली है, तो सैलरी के ऊपर मुझे डायरेक्टली खुद ही को क्या करना है? टैक्स देना है। ये तो हो गया मेरा डायरेक्ट टैक्स। मैं कमाता हूं उसके ऊपर जो भी मेरी इनकम आ रही है डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी, जिसको अपन कहते हैं आईडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको खुद को पे नहीं करना, दूसरे पे आप शिफ्ट कर सकते हो। आप एक कैफे में गए खाना खाने के लिए, आप एक कैफे में गए खाना खाने के लिए, उसने क्या करा? बिल के ऊपर टैक्स लगा दिया, बिल के ऊपर टैक्स लगा दिया। टैक्स पे आपको करना है, पे आपको करना है, बट सरकार को, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? ठीक है, कैफे वाले की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? कैफे वाले की। जिसपे अपन डिपॉजिट कराने का जो बर्डन है वो क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है वो? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स द बर्डन ऑफ व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन द अदर्स। एग्जांपल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अब बंद हो चुका है। वन हु पेज सच टैक्स हिमसेल्फ बियर्स द बर्डन ऑफ इट। तो जो पे कर रहा है उसी के सर पे बर्डन है, उसी को पे करना है। इसको तो क्या कहते हैं? इसको तो कहते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स। Indirect tax क्या होता है? Levied on goods and services are those taxes the burden of which can be shifted onto others. For example, GST. For example, GST. So GST को अपन शिफ्ट कर सकते हैं। आंसर आया यस, कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वो हमारा indirect tax। समझे क्या? One who pays such a tax, example a shopkeeper paying GST, goods and service tax to the government, can shift the burden of this tax to the financial final buyers। अब सरकार को पे कौन कर रहा है? रेस्टोरेंट वाला, शॉपकीपर या शॉपकीपर। तो वो क्या करता है? पैसा किससे लेता है? आप लोगों से लेता है। खुद थोड़ी जमा कराएगा, आप लोगों से लेगा। बाय एडिंग द टैक्स अमाउंट ऑन द बेसिक प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो अब अगर जो मैं आपको सामान बेच रहा हूं वही मैं उसके ऊपर जोड़ दूंगा। मैंने आपको क्या करा? मैंने आपको 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे। कितने के गुड्स बेचे? 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे। उस 1 लाख रुपए के गुड्स के ऊपर मैंने 18% जीएसटी लगा दिया, यानी कि 18% का जीएसटी का मतलब कितना हो गया? 18,000 जीएसटी लग गया उसके ऊपर। तो 1,18,000 आपको मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सरकार को 18,000 जमा कराने पढ़ेंगे। समझे क्या? तो प्रायर टू लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज बीन हाईली कॉम्प्लेक्स एंड, ठीक है, एंड दिस इज फेयरिंग हेवी बर्डन ऑन टैक्सेशन, पीपल वुड देन ऑफन एवेड टैक्सेस। तो पहले तो क्या था? एविएशन ज्यादा इजी लगता था, टैक्स से बचाव ज्यादा इजी लगता था, क्योंकि टैक्स का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लोगों को टैक्स समझ ही नहीं आता था। अभी ना क्या होता है? अभी सरकार का जो टैक्स है वो क्या होता है? लोगों को समझ आ जाता है। समझ गए क्या? क्लियर हो गया? जो भी आप कमाओगे सरकार को शेयरिंग तो देनी ही पड़ेगी। आगे देखेंगे। फिस्कल रिफॉर्म्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब अब थोड़ा बाहर की बातें करते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में आता है फाइनेंशियल एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में चेंजेस लेके आए और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस लेके आए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या क्या लेके आए वो सुनना। वर इनिशिएटेड इन 1991 में इनिशिएट करा विद द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। आपको पता है वैसे तो हम डिवैल्यूएशन और पहले भी कर चुके हैं, पर 1991 में हमने वापस से डिवैल्यूएशन किया था। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है वो सुन लो। एक होता है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जहां पे करेंसी की वैल्यू मार्केट फोर्सेस की वजह से कम हो जाती है, उससे तो कहते हैं डेप्रिसिएशन। डिमांड और सप्लाई की वजह से जो फ्लक्चुएशन आता है उसको तो अपन कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्या कहते हैं उसे? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी।
बट अगर सरकार अपनी इच्छा से, ठीक है, रेट कम कर दे, करेंसी की रेट सरकार अपनी इच्छा से कम कर दे, उसे कहते हैं डीवैल्यूएशन। गवर्नमेंट ने कहा डॉलर कितने का, गवर्नमेंट ने कहा 1 USD कितने का, आपने कहा 30 रुपए का, कितने का, 30 रुपए का। गवर्नमेंट ने कहा कल से 1 USD 45 रुपए का, कितने का, 45 रुपए का। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं इसे, डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन इज एन एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट where government takes an action to reduce the value of currency, value of its home currency in comparison to the foreign currency. फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में सरकार जब खुद की करेंसी खुद ही कम कर लेती है तो उसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। अभी कुछ टाइम पहले डीवैल्यूएशन 4-5 साल पहले किसने करा था, चाइना ने। किसने करा था, चाइना ने। चाइना की जो करेंसी थी, चाइना की जो इकोनॉमी थी बहुत ज्यादा स्लगिश हो गई थी, बहुत ज्यादा बर्डन में चली गई थी। चाइना को डिसीजन लेना पड़ा। चाइना की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, चाइना की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया डीवैल्यूएशन करने का, सो दैट उनकी सेल बढ़ सके। उससे उनकी सेल क्या हो गई थी, चाइना की सेल वापस से बूस्ट अप हो गई थी। तो चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। क्या है चाइना की करेंसी का नाम, युआन है। युआन जो चल रहा था वो इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में 20 रुपए चल रहा था। चाइना की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और युआन को कितना बना दिया, 10 रुपीस। कितना बना दिया, 10 रुपीस बना दिया। बोलो समझे कि नहीं, बोलो समझे कि नहीं। हाँ, devaluation implies a fall in the value of rupees, say US dollar or English pound, implying that US dollar or English pound can be exchanged for more rupees than before. मतलब उसको खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और implying that US dollar or English pound can buy more goods in Indian market, या फिर वो ज्यादा goods खरीद सकते हैं इंडियन मार्केट में। Presently exchange rate is determined by forces of demand and supply in the international exchange market। तो अब तो international exchange market के हिसाब से रेट चलती है। इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट के हिसाब से अभी रिसेंट में इंडियन रुपीस काफी गिर गया है, INR काफी ज्यादा फॉल कर गया है। इसको क्या बोलते हैं, अपने आप जब गिरता है तो डेप्रिसिएशन होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है, ऐसे ही होता है, मार्केट फोर्सेस, मार्केट की रेट, मार्केट के जैसे अब दुबई है तो दुबई के दिरहम है, तो जो दिरहम चल रही है वो चल रही है 20 रुपए, और 3-4 साल पहले 16-17 रुपए के आसपास चल रहा था। ठीक है, डॉलर है 4-5 साल पहले जब ये कम हुआ था, उससे पहले डॉलर वाज समवेयर अराउंड 55-60 और अचानक से गिरते गिरते 75, 71, 72 के अराउंड आ गया था। तो 45-50 से सीधे ये कैसे आता है अपने आप, मतलब मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? बहुत सारे रीजंस होते हैं मार्केट में इसको गिराने के। ठीक है, जैसे सबसे पहला फोर्स था पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल था ना उसकी सप्लाई इफेक्ट हो गई थी। दूसरा, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आ गए थे, जैसे कि जो हमारा परचेज करते थे ना हम जब, तो हमें 3 महीने में पेमेंट देना होता था, और सेल का जो पेमेंट होता था वो 2 महीने में आ जाता था करीब करीब। वो सिस्टम चेंज हो गया। सिस्टम क्या हुआ कि जो आप परचेज करेंगे उसका पेमेंट आपको 2 महीने में करना है, और जो सेल करेंगे उसका पेमेंट आपको 3 महीने में मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस आ गए थे, पेमेंट सिस्टम में चेंजेस आ गए थे, जिससे सरकार उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाई थी। ठीक है, इमीडिएटली, जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऐसे भी तो कर सकती है कि फेक डिवैल्यूएशन क्या होता है, नहीं कर सकती ना। कर दे तो फिर इंडिया की सेल कमी हो जाएगी, एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, ओनली वर्ड। अभी से काम करो, सरकार चाहे तो आज ही नहीं, पैसा बढ़ाने की नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते। अगर मार्केट फोर्स मतलब डायरेक्टली नहीं करें कि हमने डिवैल्यूएशन करा है और मार्केट फोर्सेस के थ्रू करा अरे इतना सब बच्चे थोड़ी हैं, पूरा इंटरनेशनल मार्केट सबके पास, सबके फोन में चलता है। तो मतलब गवर्नमेंट एक भी डिसीजन लेती है तो सबको पता होता है कि गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है। कोई भी फेक डिसीजन, कोई भी अपनी मर्जी से सरकार डिसीजन नहीं ले सकती है, सबको पता होता है सारे डिसीजंस के बारे में। बताइए समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या है देखना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीनिंग एंड नीड। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए अपन ने क्या किया, जो चेंजेस करे थे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। बाद में बातें हो सकती है कि अपनी नीड, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ह्यूज डेट्स ऑन गवर्नमेंट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ऑलरेडी करा दिया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने आके क्या किया, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चेंजेस लेके आए थे। स्टेबलाइजेशन मतलब पहले तो करेक्ट करा BOP को,
टैकल करा इन्फ्लेशन को, इंप्रूव करी एफिशिएंसी को, रिमूव करा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को, इन सब चीजों को करेक्ट करा। इन सब चीजें क्योंकि जो जरूरत है उन सब चीजों को क्या करा सरकार ने करेक्ट करा, और सरकार ने जैसे उन सबको करेक्ट करा तो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई इसलिए थी ताकि जो कमियां हैं उन सबको क्या करा जा सके, करेक्ट किया जा सके। समझ आई कि नहीं बात? बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। अंडरवेंट टू सब्सटेंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन, मतलब सब्सटेंशियल चेंजेस लेके अपन tariff restrictions have been considerably moderated, rather withdrawn from many items of export and import. तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आइटम से टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस को बहुत ज्यादा कम कर दिया था, मॉडरेट कर दिया था, खत्म नहीं करा था। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मे बी आपने मूवी देखी हो, शायद नहीं देखी हो। देयर वाज वन मूवी कॉल्ड बदमाश कंपनी, ठीक है, मे बी आपने देखी होगी, शाहिद कपूर की मूवी थी, अच्छी मूवी थी, ठीक है, शाहिद कपूर की कंपनी थी, ठीक है, हाँ भाई। तो अब हुआ क्या था कि जो कंपनी, ये जो मूवी थी ना, उसमें सीन ये था कि उस टाइम पे इन लोग का, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। रीबॉक के जूते मंगवाया करते थे ये लोग, ठीक है, चाइना वगैरह से। उस टाइम पे उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी 100%। कितनी लगती थी? 100%। तो जो 4000 का, इंडिया में क्या होता था, 2000 का जो जूता होता था वो 4000 का पड़ जाता था, सीधे कितने का पड़ जाता था? 4000 का। इन्होंने क्या किया, इस कस्टम ड्यूटी से खेलने का ट्राई किया, इसी चीज के ऊपर इन्होंने काम किया। कैसे काम किया वो बताता हूँ। इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, इन्होंने वहां से शूज मंगवाए, है ना, और शूज को इन्होंने क्या किया, राइट पैर के अलग जो जूते थे वो अलग जगह मंगवाए, और लेफ्ट पैर के जूते थे वो कुछ दिन बाद अलग जगह पे मंगवाए। उसके बाद अब राइट पैर का जो जूता था कोई खरीदेगा नहीं डेफिनेटली, लेफ्ट पैर का जो जूता था वो कोई खरीदेगा नहीं। तो फिर वहां जाके नाटक कर देते थे। वहां जाके नाटक क्या करते थे? नाटक ये करते थे वहां जाके कि भाई हम इसमें क्या करें, कंसाइनमेंट ही गलत आ गया, मेरे को तो उठाने ही नहीं है कंसाइनमेंट। तो सरकार भी क्या करती, मत उठा देना कंसाइनमेंट, ऑक्शन में बेच लेंगे। फिर ऑक्शन में कबाड़ी वाला बन के जाते थे, और कबाड़ी वाला बन के जाके वो सारे के सारे जूते खरीद लेते थे। बोले हमारे कबाड़ का काम है, हम एडजस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कंपनी क्या करती थी, ये जो इन्होंने बनाई थी, इस तरीके से सेल करती थी। मार्केट में लाते थे, राइट पैर लेग पैर का जूता इकट्ठा करते थे, और राइट और लेग पैर का जूता इकट्ठा करके अब उसकी कीमत डबल हो गई, ठीक है। तो 2000 का जूता जो इन्होंने खरीदा था वो यहाँ पे इंडियन मार्केट में सेल होने के लिए 4000 के लिए तैयार हो गया, ठीक है। और जाके दुकान वाले को 3500 में देके 1500 रुपए पर शू अपना क्या कर लेते थे, प्रॉफिट बुक कर लेते थे। तो दिस इज हाउ दे यूज्ड टू अर्न। इस तरीके से उन्होंने क्या करा, इस तरीके से उन्होंने काफी सारा प्रॉफिट्स कमाया था। बट आपको पता है मूवी है, बॉलीवुड मूवी है, ठीक है, सही करके तो सब दिखाना होता है, हीरो को सुधारना होता है, तो वो सब हो गया था फालतू नौटंकी को तो साइड में करता है। अपन बात करते हैं किसके बारे में, अपन बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ उस मूवी के अंदर। उस मूवी के अंदर ये हुआ कि दिखाया कि सरकार ने डिसीजन लिया, और डिसीजन पता है क्या लिया, डिसीजन ये लिया सरकार ने कि जो टैरिफ चार्ज लग रहा है 100% उन जूतों पे, उसको कर दिया 20%। रातों रात उनका दिमाग खराब, बोले अब तो सभी मंगवा लेंगे, अब तो हो गई बात खत्म। जो 2000 का जूता आता था अब उस पे सिर्फ 400 रुपए का जो टैक्स लग रहा है, 400 रुपए का जो टैक्स लग रहा है, टैक्स खत्म तो हुआ नहीं है। तो 400 रुपए का अगर टैक्स लग रहा है तो इतनी माथाफोड़ी करेंगे, जूते मंगवाएंगे तो मतलब ही नहीं निकलेगा। 20% 30% तो उनका ब्याज, उनका 40% 50% तो बचाते थे, उसमें से सिर्फ 20% रहेगा तो बचेगा ही नहीं उनके पास कुछ पैसा, तो मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन, tariff restriction has been considerably moderated rather than withdrawn. विड्रॉ नहीं करा था सरकार ने, अपनी कमाई कम नहीं करी थी, बट उसे क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। For many items of export and import, instead of policy of protection to the domestic industry, now there is a policy of survival of the fittest. सरकार ने बोला देख भाई, तू काम करेगा तू फिट रहेगा, तू काम करेगा मेहनत करेगा तो तू टिका रहेगा, तू मेहनत नहीं करेगा तो टिका नहीं रहेगा, मार्केट से तो आउट हो जाएगा। सो यही बोलते हैं मार्केट कंपटीशन हैज रिप्लेस्ड द पॉलिसी ऑफ कोटास एंड टैरिफ, एफिशिएंसी इज द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ, नो सिंपली एक्सपेंशन। ये बोलते हैं जो एफिशिएंट रहेगा वो इंडियन हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, जो एफिशिएंटली काम करेगा वो मार्केट में टिका रहेगा। उसी चीज के ऊपर इन्होंने काम किया। बोलो किसको डाउट है?